अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हमसे तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने पूछा। इस हम में कौन कौन शामिल था? एक तो तुम दोनों भाई थे, कोई और भी था? नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, हम दोनों ही थे। तुम दोनों कितनी देर बाद वापस आए थे? जल्दी आ गए थे, उसने जवाब दिया। अब तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, मैंने कहा। तुमने मेरी बात अच्छी तरह नहीं सुनी। तुम्हारा बाप और भाई सही बात बता गए हैं। तो तुम 3-4 घंटे बाद वापस आए थे, अब बताओ क्या कहते हो? हाँ जनाब, उसने जवाब दिया, हम 3-4 घंटे बाद वापस आए थे। कहाँ गए थे? उसने एक गांव का नाम लेकर बताया कि वो दोनों वहाँ एक भैंस का सौदा करने गए थे। मैंने उससे उस आदमी का नाम मालूम कर लिया और बाहर जाकर एक कांस्टेबल से कहा कि वो साइकिल लेकर उस गांव जाए और उस आदमी को थाने ले आए जिससे ये भैंस का सौदा करने गए थे। फिर मैं अंदर आकर बैठ गया। मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, मैंने कहा, तुम अपने भाई और बाप को भी फंसा रहे हो। फिर मुझे ये बता दें कि उन्होंने क्या बयान दिए हैं, उसने कहा। फिर मुझसे भी वैसा ही बयान ले लें। मैंने इस नौजवान को बहुत धमकियाँ दी, लालच भी दिए और हर तरीके से आजमाया, लेकिन वो इनकार ही करता रहा। मैंने अबूज़र को भी बुला रखा था, सोचा कि इससे भी 2 बातें कर लूँ। मेरे जहन में एक और बात आ गई जो मैंने शफीका के छोटे भाई से पूछी। क्या शफीका की शादी की बात पक्की हो गई है? मैंने उससे पूछा। बिल्कुल जी जनाब, उसने जवाब दिया। अब सिर्फ दिन मुकर्रर करना है। क्या उस आदमी को जिसके साथ तुम शफीका की शादी कर रहे हो, ये मालूम है कि शफीका का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा के साथ है? मैंने पूछा। हाँ जनाब, उसने जवाब दिया, उसे मालूम है। क्या उसने एतराज़ नहीं किया था कि शफीका के पास कोई आदमी आता है? किया था, उसने जवाब दिया। वो कहता था कि मैं ये रिश्ता इस शर्त पे कबूल करूँगा कि इस लड़के का घर में आना जाना बंद कर दो। फिर हमने मुस्तफ़ा से कहा था कि वो यहाँ ना आया करे। रात खासी गुजर गई थी। मैंने इन सब लोगों के लिए मामूली से खाने का इंतज़ाम कर दिया और इन्हें रात थाने के अहाते में ही गुजारने का हुक्म जारी करके मैं अपने घर चला गया। सुबह के 3-3:15 बज रहे थे जब मैं वापस थाने में आया। मुझे यकीन सा होने लगा था कि मुस्तफ़ा कत्ल हो चुका है। उसे लापता हुए 7-8 दिन गुजर गए थे। अगर इन लोगों ने उसे डराना होता तो 1-2 दिन कहीं बंद करके उसे मार पीट कर छोड़ देते। इतने दिन कैद में रखने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन अबूज़र को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो थाने में आए बैठा था, बल्कि उसने रात थाने में ही गुजारी थी। मैंने उसे अपने दफ्तर में बिठाया और अच्छी तरह समझाया कि वो खुद मुस्तफ़ा का अता पता बता दे तो मैं मामला यहीं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन वो साफ इनकार कर गया। मैंने उससे अपने मखसूस अंदाज में पूछताछ शुरू की तो वो रोने पर आ गया। मैंने और दबाव डाला, सवालों पर सवाल किए तो उसकी ज़बान हकलाने लगी। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, उसने कहा। पहले मुस्तफ़ा अपने 2 दोस्तों के साथ मुझे बेहोश करके फेंक गया। होना तो ये चाहिए था कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपने उल्टा मुझे ही मुश्तबा बना दिया है। मैं कहता हूँ तुमने इंतकाम लिया है। नहीं जनाब, उसने कहा, अगर मैं इंतकाम लेना चाहता तो 1-2 महीना पहले ही ले लेता। सूरज निकलने तक मैंने अबूज़र को बहुत चक्कर दिए। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वाकई उसके आंसू निकल आए। मैंने उसे बाहर बिठा दिया और सोचने लगा कि मेरा अगला इक़दाम क्या हो। इतने में शफीका का बाप अंदर आ गया और कहने लगा कि वो ज़रा बात करना चाहता है। जनाब, आपने ये हमें किस मुसीबत में डाल दिया है, उसने कहा। ज़रा खुद ही सोचें कि इस लड़के को हम क्यों गायब करते। इस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा था? क्या उसके साथ आपकी बेटी के ताल्लुकात जायज़ थे? मैंने पूछा। बिल्कुल जायज़ थे जनाब, उसने कहा। मुझे पूरा यकीन है कि इनके ताल्लुकात बहन भाई वाले थे। ये तो लोगों का मुंह बंद करने के लिए हमने उसे अपने घर आने से मना किया था। आपको मालूम है कि आपके बेटों के साथ मुस्तफ़ा की तल्ख़ कलामी हुई थी, मैंने कहा, और आपके बेटों ने इंतकाम लिया है। आप बाहर बैठें, सोच लें, फिर मेरे पास आएँ। मैं आपको 1-1 मिनट की कारगुजारी नहीं सुना सकता, मोटी मोटी बातें सुनाता हूँ। अबूज़र को मैंने अपने चक्कर में लिया हुआ था, लेकिन वो रो पड़ा था। उसे मैंने मज़ीद डरा धमका कर बाहर बिठा दिया। मुखबिरों की रिपोर्टें भी मिलने लगीं। काम की एक बात मालूम हुई, अबूज़र शहर से 4-5 दिन गैर हाजिर रहा था। मैंने गौर किया तो अबूज़र के ख़िलाफ़ मेरा शक कुछ पुख्ता हो गया। मैंने उसे बुलाया। इन दिनों तुम कहीं बाहर तो नहीं गए? मैंने उससे पूछा। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया।
मैंने कहाँ जाना था? तुम्हारी बीवी को थाने बुलाकर पूछूं? वो सोच में पड़ गया। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने पूछा। तुम कहीं बाहर गए होगे या नहीं गए होगे, साफ बता दो। उसने बड़े शहर का नाम लेकर कहा कि वो 1-2 दिनों के लिए वहां गया था। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों गया था और किसके पास ठहरा था। साथ ही ये भी कहा कि वो जिस जगह का और जिस आदमी का नाम लेगा उसकी तस्दीक कराई जाएगी कि वो उस जगह और उस आदमी के पास गया भी था या नहीं। जनाब, उसने कहा, आपको किसी ने बताया है कि मैं फलां दिन फलां शहर में नहीं था। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं शहर में नहीं था, फिर झगड़ा क्या रह जाता है। मैं कह रहा हूँ मैंने इंतकाम लेना होता तो बहुत पहले ले लेता। क्या तुम्हें मालूम है कि मुस्तफ़ा शफीका से मिलने उसके गांव जाया करता था? मालूम है जनाब, उसने जवाब दिया। सारे महल्ले को मालूम है। इस लड़के ने बेखता इसको बदनाम करके रख दिया था और ख़ानदान को भी बदनाम कर दिया था। लेकिन अब वो कहाँ चला गया? मैंने उससे पूछा। कहीं वो उधर ही तो नहीं चला गया था? मुझे मालूम नहीं जनाब, उसने कहा। मुझे पता भी कैसे चल सकता है वो कहाँ है और कहाँ चला गया है? खुदा की कसम मैंने उसे जहन से उतार दिया है। हाँ, अब बताओ, मैंने कहा। तुम कहाँ गए थे? मैं आपको तमाम सवाल जवाब नहीं सुनाऊंगा। आपकी दिलचस्पी की बात यह है कि वो बता नहीं रहा था कि वो कहाँ चला गया था। मैंने उसे कह दिया था कि वो जिस जगह का भी नाम लेगा मैं वहाँ से मालूम कराऊंगा कि वो वहाँ गया था। मैं उसे कहता था कि वो यही बता दे कि वो उस जगह का नाम क्यों नहीं बताता और जिसे मिलने गया था उसका नाम क्यों छुपा रहा है। इसके जवाब में वो कहता था कि ये उसका ज़ाती मामला है। मैं उस पर सवालों की बौछार कर रहा था। पहले तो आपको बताया है कि वो रो पड़ा था, मगर अब वो ढीठ और दिलेर हो गया और उसने साफ कह दिया कि वो नहीं बताएगा कि वो कहाँ गया था। ये तो मैंने पहले ही देख लिया था कि ये शख्स अकल ज़रा कम ही रखता है। उसने घबराहट में ऐसी बातें कह दी जिनसे उसके खिलाफ शक मज़ीद पुख्ता हो गया। उसे गालिबन किसी ने यह बता दिया था कि थाने में दिल को मजबूत रखा जाए तो अदालत में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने उसके साथ दूसरा तरीका इख्तियार किया। उसे एक कांस्टेबल के हवाले करके इशारा कर दिया। वो औरत आई हुई थी जिसने शफीका को अगवा कराया था और अब मुस्तफ़ा की बीवी के पैगाम मुस्तफ़ा और शगुफ्ता और शफीका को पहुंचाती रहती थी। मुझे एक शक ये था कि मुस्तफ़ा की बीवी के भाइयों ने ही इंतकाम न लिया हो। इस औरत को बुलाकर पूछा तो उसने कुछ भी न छुपाया। औरत अकल वाली और बारीक बात भी समझने वाली थी। लड़की तो इस लड़के के पीछे पागल हुई जा रही है, उसने मुस्तफ़ा की बीवी की बात करते हुए कहा। उसे अपने बाप पर गुस्सा है कि उसने शफीका को अगवा कराया था। उसने मुझे कहा है कि किसी आमिल से उसे तावीज़ ला दूं या काला जादू करा दूं कि मुस्तफ़ा उसे मिल जाए। उसके भाई क्या कहते हैं? मैंने पूछा। मुस्तफ़ा को गालियां देते होंगे। नहीं, उसने कहा, वो मुस्तफ़ा को बुरा भला ज़रूर कहते हैं, लेकिन जब अपनी बहन को देखते हैं कि वो तलाक नहीं लेना चाहती और मुस्तफ़ा के पास ही जाना चाहती है तो भाई चुप हो जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस लड़की को मुस्तफ़ा ने ना बसाया तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। इससे भी कुरेद कुरेद कर बहुत कुछ पूछा, लेकिन जज्बाती बातों के सिवा कुछ और हासिल ना हुआ। उसे मैंने सख्ती से कहा कि वो ये पेशा छोड़ दे, वरना किसी और के जुर्म में पकड़ी जाएगी। मैंने पहले उसकी गुर्बत और मजबूरी को देखकर बचा लिया था, हालांकि वो शफीका के अगवा की वारदात में शामिल थी। मेरे हमदर्दाना रवैये और सलूक से वो इतनी मुतासिर हुई कि उसके आंसू निकल आए और उसके दिल में रुकी हुई एक और बात निकल आई। अपनी 2 बेटियों के लिए ये काम कर रही हूँ, उसने कहा। कहती हूँ कि इन्हें इज्जत से डोली में बिठा दूँ। एक बात दिल में रह गई थी। मुस्तफ़ा और गुल, मुस्तफ़ा की बीवी की एक मुलाकात भी हो चुकी है। कब हुई? यही कोई 7-8 दिन गुजरे होंगे, उसने जवाब दिया। मुलाकात मैंने कराई थी। शाम के बाद लड़कियां महल्ले के साथ मैदान और उसके साथ जो खेत हैं उधर निकल जाती हैं और गप्पे मारती और घरों को चली जाती हैं। गुल ने मुझे कहा था कि किसी बहाने मुस्तफ़ा को रात को इधर ले आओ। मैंने मुस्तफ़ा को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया और उसे कहा कि वो उसकी बीवी है, एक बार उससे मिल ले और उसकी ज़बानी उसके दिल का हाल सुन ले। ये मेरी उस्तादी थी कि उसे रात को वहाँ पहुँचा दिया। गुल के साथ उसकी 2 सहेलियाँ थीं। इन्हें मालूम था कि मुस्तफ़ा आ रहा है। ये कोई नाजायज़ मुलाकात तो थी नहीं। दूसरे दिन मैं गुल के पास गई तो उसने बताया कि मुस्तफ़ा रात को वहाँ चला गया था। गुल सहेलियों से हटकर उसके पास गई। उसने मुझे सारी बातें तो नहीं सुनाई। वो खुश थी, कहती थी कि मुस्तफ़ा मेरी बातें सुनकर रो पड़ा था और कहता था कि कुछ समझ में नहीं आती, कहाँ जाऊँ और क्या करूँ।
अपनी चच्ची, बहनों और करीबी रिश्ते दारों के तानों से वो तंग आया हुआ था। मैंने गुल से पूछा था कि शफीका के मुतालिक बात हुई। उसने बताया कि बात हुई थी। मुस्तफ़ा कहता था कि शफीका के साथ मेरी मोहब्बत मियाँ बीवी वाली नहीं। उसने ये भी कहा था कि उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई थी, लेकिन उसने दिल से निकाल दी थी। गुल ने मुझे बताया था कि मुस्तफ़ा सीधे रास्ते पर आ जाएगा। इसके बाद मुस्तफ़ा कहीं नज़र नहीं आया। गुल को पता चला है कि मुस्तफ़ा लापता है तो वो रो रो कर बुरा हाल कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे गुस्सा आने लगा। मैं गुस्से को अपने काबू में रखा करता था, लेकिन मुझे अपने आप पर गुस्सा आ गया। मैंने इस वारदात के जज्बाती पहलू को सामने रख लिया था। मैं उस वक्त जवान था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं इस केस की रूमानी बातें सुनकर चस्का लगा रहा हूँ। मुझे वाक़याती शहादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। मैंने इस औरत को जाने की इजाज़त दे दी और गुस्से की हालत में इरादा किया कि जिस पर शुबा है उसे उल्टा लटका दूंगा। मुझे ये ख्याल भी आया कि मुस्तफ़ा कत्ल हो गया होता या उसने कहीं खुदकुशी कर ली होती तो कहीं ना कहीं से उसकी लाश की इत्तला आ जाती। अगर कातिलों ने उसे दफन कर दिया था तो फिर लाश का किसी और के ज़रिए मिलना नामुमकिन नहीं था। मैंने अबूज़र को जिस हेड कांस्टेबल के हवाले किया था वो आया। कहने लगा कि अबूज़र बोलने पर आमादा हो गया है। मैं जानता था कि हेड कांस्टेबल ने अबूज़र को बोलने पर किस तरह आमादा किया है। अबूज़र जब मेरे दफ्तर के दरवाजे में दाखिल हुआ तो ऐसे लगता था जैसे 50 मील पैदल सफ़र करके आया हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। दरवाजे से मेरी मेज़ तक 4 या 5 कदम का फासला था, जो उसने इस तरह तय किया जैसे मेरी मेज़ तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। मैंने उसे पानी पिलाया और कुर्सी पर बिठाया। कहो, मैंने उसे कहा। क्या कहते हो? मलिक साहब, बड़ा अफसोस है। उसने कहा, आपने बहुत ज़्यादती की है। बहुत नहीं यार, मैंने कहा। ये तो पूरी देग में से अभी तुम्हें 2-3 चावल चखाए हैं। तुमने इसी को बहुत कह दिया है। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर अब भी मुझे चक्कर दोगे तो फिर इसी देग के पास बिठा दूंगा। थोड़े से और चावल खा लेना। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम कहाँ चले गए थे। अगर जुर्म का इकबाल करोगे तो फ़ायदा मुझसे उठाओगे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया जनाब, उसने कहा। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं कहाँ गया था कि मैं बड़ी गलत जगह चला गया था। मैं शहर अय्याशी की खातिर गया था। एक होटल में ठहरा था। एक तवाइफ मुझे पसंद आ गई थी। मैं उसके हाथ जाता रहा था। ये बताते हुए तुम्हें शर्म क्यों आ रही थी? मैंने तंजिया कहा। तुम कहाँ के पेश इमाम हो? सीधा कहते कि मैं यहाँ भी झक मारता रहा हूँ और वहाँ दूसरी किस्म की झक मारने गया था। उसने सर झुका लिया। मैंने तस्दीक करानी थी। अक्सर वारदातों में मुलजिम जाए वक़ुआ से गैर हाजिरी को साबित करने के लिए यही कहते हैं कि वो फलां जगह तवाइफ के पास चले गए थे। मेरे साथ पहले ये हो चुका था। बाज़ पेशावर मुजरिम किसी तवाइफ को पहले ही पैसे दे देते थे कि पुलिस तफ्तीश के लिए आए तो वो कह दे कि ये शख्स शाम से सुबह तक मेरे साथ रहा है। अबूज़र चूँकि कम अकल वाला आदमी था, इसलिए उसने ये भी कह दिया था कि वो होटल में रहा है। कोई होटल वाला ऐसा खतरा अपने सर नहीं लेता कि किसी मुश्तबा के मुतालिक झूठ बोल दे कि वो उसके होटल में रहा है। मैंने इसी हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो अबूज़र के साथ बस या रेलगाड़ी से उस शहर जाए और मुतालिका होटल और उस तवाइफ से उसके बयान की तस्दीक करे। मैंने शफीका के बाप और दोनों भाइयों को इकट्ठे बुला लिया और उन्हें कहा कि वो सीधी बात पर आ जाएं, वरना मैं दूसरा तरीका इख्तियार करूँगा। मैं तुम तीनों को इकट्ठा बिठा देता हूँ, मैंने कहा। हालांकि ये तरीका गलत है। मुश्तबों को इकट्ठा नहीं बिठाया जाता, पर मैं तुम्हें आपस में मशवरा करने का मौका देता हूँ। तीनों ने इकट्ठे ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें खामोश कराया और कहा कि वो बाहर जाकर बैठें और सोचें। मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि जब तक वो मेरा इत्मीनान नहीं कर सकते, थाने से बाहर नहीं जा सकेंगे। मेरी बेटी को भी आप बिठाए रखेंगे? शफीका के बाप ने पूछा। ये तो मुझे यकीन था कि शफीका मुस्तफ़ा को गायब करने में शामिल नहीं। उसे तो मैंने गवाह के तौर पर रोका हुआ था। इन लोगों के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। मैंने शफीका को बुलाकर कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के पास चली जाए और जब वो अपने गांव जाएं तो उनके साथ चली जाए। मैंने देख लिया था कि ये केस लटक गया है। केस की नौयत ही ऐसी थी। दूसरे केस भी थाने में ज़ेर तफ्तीश थे। मैं उधर मसरूफ़ हो गया। अगले रोज़ शाम के वक्त हेड कांस्टेबल अबूज़र को सीधा मेरे पास ले आया और अपनी जेब से 10-10 रुपए के 10 नोट निकालकर मेरे आगे रख दिए। ये क्या है? मैंने पूछा। ये अबूज़र से पूछें, हेड कांस्टेबल ने कहा। ये मुझे शहर ले गया। एक होटल में मुझे खूब खिलाया पिलाया।
और कहने लगा कि यहीं से वापस चले चलो और थाने में रिपोर्ट देना कि तुमने होटल वाले से और एक तवाइफ से तस्दीक कर ली है कि मैं इस होटल में ठहरा था और इस तवाइफ के पास जाता रहा हूँ। मैंने कहा कि चलो सौदा तय हो गया। एक बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उस वक्त का 100 रुपया आजकल के 2000 रुपये के बराबर था। दूसरी बात ये कि उस वक्त रिश्वत तो चलती थी, लेकिन ऐसे नहीं कि इतनी संगीन वारदात में पुलिस को खरीद लिया जाता। एक हेड कांस्टेबल ने इतनी ज़्यादा रकम ठुकरा दी थी। मैंने अबू ज़र को देखा, उसका चेहरा लाश की तरह सफ़ेद हो गया था। मलिक साहब, हेड कांस्टेबल ने कहा, इसने मेरे साथ कल यही सौदा तय कर लिया था, तो कल ही बता देते। भोले मलिक साहब, हेड कांस्टेबल ने कहा, मैं कल ही बता देता तो ये कहता कि ये हवलदार झूठ बोल रहा है, इसके पास पैसे भी नहीं थे। ये कहता था कि पहले शहर तक चलो ताकि शक ना हो, फिर आकर रिपोर्ट दो और रकम मुझसे ले लो। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से मनाया कि रकम शहर से वापसी पर रास्ते में दे देना। हम थाने से निकले तो ये मुझे अपने घर ले गया, वहाँ से ये पैसे लाया जो इसने मुझे दिखाए और हम दोनों लारी से शहर चले गए और होटल से खाना खा पी कर आ गए। इसे हवालात में बंद कर दो, मैंने हेड कांस्टेबल से कहा। रात 2-2:30 बजे उसकी इसी तरह खाते तवाज़ो करना जिस तरह इसने होटल में ले जाकर तुम्हारी की थी। मैं सुबह तक इस शख्स को होश में नहीं देखना चाहता। 10-10 के नोट मेरी मेज़ पर पड़े थे। अबू ज़र ने सोचा कि उसका काम तो हुआ नहीं, फिर वो अपनी रकम ज़ाया क्यों करे। उसने नोट उठाने के लिए हाथ आगे किया। मेरी छड़ी मेज़ पर रखी थी। मैंने छड़ी उठाकर ज़ोर से उसके हाथ पर मारी। उसने हाथ पीछे कर लिया। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि रकम उठाकर अपनी जेब में डाल ले। हेड कांस्टेबल ने बड़ी फुर्ती से नोट उठाए और अपनी जेब में डाल लिए और मेरे कहने पर उसने अबू ज़र को थाने में ले जाने के लिए बाजू से पकड़ लिया। अबू ज़र वहीं जमकर खड़ा हो गया और मिन्नतें करने लगा कि उसे हवालात में बंद न किया जाए। मैं उठा और उसके करीब जाकर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। वो दीवार के साथ जा लगा। सीधा हुआ तो उल्टा हाथ मैंने उसके मुंह पर मारा, फिर उसे गिरेबान से पकड़कर बेंच पर फेंका। सच बोलो, मैंने कहा, खाल उतार लूँगा, बोलो। बताता हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। वो मुझे इसलिए बिठाना चाहता था कि मैं उसे मज़ीद थप्पड़ न मारूं। मुझे अब ये तवक्को थी कि ये बताएगा कि मुस्तफ़ा को उसने किस तरह अगवा किया है और कत्ल करके उसे कहाँ फेंका है, लेकिन उसने एक और ही कहानी सुना दी और एक और गांव का नाम लेकर कहा कि वो वहाँ गया था। दरअसल मैं इस बात पर पर्दा डालना चाहता था, उसने कहा, क्योंकि ये भी एक जुर्म था और मैं डरता था कि आप मुझे इस जुर्म में ना पकड़ लें। मेरे एक दोस्त ने जो साथ वाले गांव में रहता है, एक जवान औरत को अगवा किया था। उसने दरअसल अगवा नहीं किया था, वो औरत उसके साथ खुद जाना चाहती थी। वो अपने खामिद के साथ खुश नहीं थी। तुम्हारी तरह बदमाश होगी, मैंने कहा। हाँ हुजूर, उसके मुंह से जैसे बेख्तियार निकल गया। वो शरीफ औरत नहीं, एक खामिद के साथ वो खुश रह ही नहीं सकती। उसका दोस्ताना मेरे दोस्त के साथ था। वो उसे साथ ले गया और एक और गांव में ले जाकर अपने एक दोस्त के घर रखा। ये आदमी जो औरत को ले गया था मेरे पास आया और उसने शिकायत की कि वो इस औरत को लेने गया तो उसके दोस्त ने उसे अपने घर में भी दाखिल ना होने दिया और कहा कि उसके पास कोई औरत नहीं। मेरा दोस्त मुझे अपने साथ ले गया कि चलकर तस्फिया कराओ और औरत मुझे वापस दिलाओ। इस आदमी को मैं भी जानता था। मैं अपने दोस्त के साथ चला गया। 3 दिन वहीं लग गए। दरअसल इस औरत को वो आदमी ज़्यादा अच्छा लगा था जिसके पास उसे मेरा दोस्त छोड़ आया था। औरत ने मेरे दोस्त के साथ आने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्त ने ये झगड़ा खड़ा कर दिया कि वो आदमी इस औरत की कीमत दे दे। अबू ज़र, मैंने उसे कहा, तुम भी यही काम शुरू कर दो। कौन सा काम जनाब, उसने पूछा। औरतों की दलाली, मैंने कहा। ऐश मौज भी करो और पैसा भी कमाओ। चलो मान लिया कि तुम इस औरत के लिए नहीं गए थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी माँ का कसम मुस्तफ़ा कहाँ है? ये तो मैं तस्दीक कराऊंगा ही कि तुम इस औरत के चक्कर में वहाँ गए थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं मलिक साहब, उसने रोती हुई आवाज़ में कहा। मैंने ये सच बता दिया है कि मैं कहाँ चला गया था। ये तो मुझे कल परसों पता चला है कि मुस्तफ़ा लापता है। मेरा ख्याल है, मैंने कहा, कि 1.5-2 घंटे बाद तुम ये भी बता दोगे कि लड़का कहाँ है। हेड कांस्टेबल पास ही खड़ा था। मैंने उसे कहा कि इसे हवालात में बंद कर दे। अबू ज़र ने वावेला बपा कर दिया। उसका वावेला हवालात के अंदर जाकर ख़त्म हुआ। मैंने 2 दिन और पूछगछ में गुजार दिए। थाने के दूसरे काम भी करता रहा। अगले रोज़ दिल्ली के एक थाने की चिट्ठी आ गई जो वहाँ के और मेरे हेड क्वार्टरों में से होती हुई मुझ तक पहुँची थी। थानों में ऐसी चिट्ठियाँ आती रहती हैं।
कहीं का मुलजिम कहीं पकड़ा जाता है और चिट्ठियां आने जाने लगती हैं। मैं इसे भी मामूल की एक चिट्ठी समझा, लेकिन जिससे मुतालिक थी उसका नाम पढ़ा तो मैं यूं कुर्सी पर उछला जैसे किसी ने नीचे से मुझे पिन चुभो दी हो। उसका नाम मुस्तफ़ा था। चिट्ठी में लिखा था कि मुस्तफ़ा बल्द फलां ज़ात फलां सकना वगैरह वगैरह और फलां इस थाने के इलाके में चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। और उसने ऐसा बयान दिया था कि वहाँ के थानेदार को चिट्ठी लिखनी पड़ी। वो तस्दीक चाहता था कि मुलजिम इसी जगह का रहने वाला है जो उसने लिखवाई है, और मुझसे पूछा गया था कि ये मुलजिम आदि जुराइम पेशा और सज़ा याफ्ता तो नहीं। मैंने उसी वक्त अपने डीएसपी को बजरिया टेलीफोन बताया कि जो चिट्ठी उसने मेरी तरफ भिजवाई है ये उसी मुस्तफ़ा के मुतालिक है जिसकी गुमशुदगी का केस मेरे पास ज़ेरे तफ्तीश है। डीएसपी ने हुक्म दिया कि मैं अपने एएसआई को उसके पास भेज दूं। मैंने एएसआई को एक कांस्टेबल देकर भेज दिया। ये पुलिस के ज़ाब्ते की दफ्तरी कार्रवाइयाँ थीं। मैंने मुस्तफ़ा के चचा को बताया कि मुस्तफ़ा दिल्ली के फलां थाने के हवालात में जिंदा और सलामत मौजूद है। मैंने उसे दिल्ली भेजना था कि वो अपने भतीजे को शनाख्त करके मुझे बयान दे दे कि उसे उसका भतीजा मिल गया है। लेकिन मेरा काम यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया था। मुस्तफ़ा का बयान लेना लाजमी था कि वो दिल्ली किस तरह जा पहुंचा। क्या उसे किसी ने अगवा करके वहां पहुंचा दिया था या वो खुद गया था। एएसआई को हुक्म मिला कि दिल्ली जाकर मुस्तफ़ा से बयान ले और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट देने वाले यानी उसके चचा को शनाख्त के लिए साथ ले जाए। एएसआई, एक कांस्टेबल और मुस्तफ़ा का चचा उसी रोज़ रवाना हो गए। दिल्ली दूर थी। इन लोगों ने कम से कम 4 रोज़ बाद वापस आना था। मैंने इन तमाम अफराद को जिन्हें मैंने मुश्तबा बिठा रखा था ये कहकर छोड़ दिया कि वो घरों में मौजूद रहें और तलबी पर फ़ौरन थाने आ जाएं। अबू ज़र को भी हवालात से निकाल कर घर भेज दिया। चौथे दिन एएसआई आ गया। मैं इस इंतज़ार में था कि वो मुस्तफ़ा का बयान लेकर आएगा, लेकिन वो मुस्तफ़ा को ही साथ ले आया। मैंने पहले तो मुस्तफ़ा को पहचाना ही नहीं। उसे लापता हुए 17-18 दिन हो गए थे। उसके कपड़े मट्टी जैसे थे, सर के बाल बिखरे हुए थे और जुड़े हुए थे। उसकी दाढ़ी बढ़ आई थी, चेहरा मेला और मुरझाया हुआ था। वो कोई नीम पागल या भिखारी या छोटे छोटे जुराइम करने वाला लगता था। मैंने जब उसके साथ बात की तो उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। कुछ वक्त बाद उसने बयान देना शुरू किया। इस बयान की जो रूह थी वह मैं आपको सुना देता हूँ। शफीका जब अपने अगवा के केस के बाद अपने गांव चली गई थी तो मुस्तफ़ा को इतना गम हुआ था जितना उसे अपनी माँ के मरने के बाद हुआ था। उसे माँ तो नहीं मिल सकी थी, शफीका तक वो पहुँच सकता था। चुनाचे वो शफीका के गांव चला गया और शफीका के घर रहा। उसे ये तो एहसास ही नहीं था कि वो जवान आदमी है। वो शफीका के पास जाने और उसके पास बैठने को काबिल एतराज़ नहीं समझता था। उसके बयान के कई हिस्से आपको शफीका और दूसरों की ज़बानी सुना चुका हूँ। घर में उसका रहना मुहाल हो गया था। दोनों बहनें उसे ताने देती थीं। मैंने इस कहानी में मुस्तफ़ा के बड़े भाई का जिक्र नहीं किया। उसका एक बड़ा भाई भी था। मुस्तफ़ा की गुमशुदगी की रिपोर्ट देने भाई की बजाय चचा आया था, क्योंकि उसका भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि उसके लिए अपने पाँव पर खड़े होना मुश्किल हो गया था। बाद में पता चला था कि उसे टीबी हो गई थी। वो इस केस के 6-7 माह बाद मर गया था। मुस्तफ़ा इस चक्कर में आ गया था कि अपने घर का वो शहज़ादा हुआ करता था, मगर अब सारा घर उसका दुश्मन हो गया था। उसका बड़ा भाई टीबी का मारा हुआ उसके साथ बात भी नहीं करता था। मुस्तफ़ा को बड़े भाई की बीमारी का भी गम था। उसे शफीका के घर जाकर तस्कीन मिलती थी। शफीका ने उसे कहना शुरू कर दिया कि उसका बाप और भाई वगैरह उसके घर आना अच्छा नहीं समझते। इस सदमे ने उसके दिमाग पर असर किया। उधर उसकी बीवी गुल ने उसे मोहब्बत के पैगाम भेजने शुरू कर दिए और एक रात उनकी मुलाकात भी हुई। मुस्तफ़ा ने मुझे सुनाया कि जिस पागलपन से वो मोहब्बत का इजहार करती थी ये मुस्तफ़ा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। गुल की मोहब्बत को वो ठुकरा नहीं सकता था। उसकी ज़रूरत दरअसल मोहब्बत ही थी। आखिर शफीका के भाइयों ने उसे अपने घर से निकल जाने को कहा और इनमें तुश कलामी भी हुई। 2-3 रोज़ पहले रात को मुस्तफ़ा की मुलाकात गुल से हुई थी। मुस्तफ़ा ने उसे अपने घर लाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे यह ख्याल आया कि घर में तो उसके अपने लिए जगह नहीं रही, बीवी को कहाँ रखेगा। वो नातजुर्बेकार था। ऐसे तूफान की लपेट में आया कि शफीका के घर से निकलकर अपने घर जाने की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा और रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। उसके पास पैसे थे। उसने दिल्ली का टिकट लिया और गाड़ी में बैठ गया। ऐसे मालूम होता है जैसे मैं ख्वाब में चलता फिरता रहा हूँ।
मुस्तफ़ा ने मुझे बयान देते हुए कहा। मैं आवारा फिरता रहा। ये सोच आती ही नहीं थी कि जाऊंगा कहाँ। मुझे खाने पीने की नहीं, सुकून की ज़रूरत थी। वो 2-3 कस्बों में घूमता फिरता रहा, फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चला गया। वहाँ बहुत रोया। 2 दिन और 2 रातें वहाँ रहा। वो 2 और मज़ारों पर भी गया था। वहाँ वो रोता और सुकून मांगता था। उसकी ज़हनी हालत ये हो गई थी कि हर किसी को भूल गया था और वो अपने आप को भी भूल गया था। उसे ये भी एहसास नहीं था कि वो कहाँ घूम फिर रहा है। इस ज़हनी हालत में उसे एक रात शोर सुनाई दिया, चोर 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 पकड़ो। वो गया। मुस्तफ़ा बेदार हो गया। वो उस वक्त दिल्ली के किसी महल्ले की गली में जा रहा था। कुछ आदमी दौड़ रहे थे। मुस्तफ़ा उस वक्त गली मुड़ रहा था। आगे से भी 2-3 आदमी आ गए। उन्होंने मुस्तफ़ा को ही पकड़ लिया। उसने बहुत वावेला बपा किया कि वो चोर नहीं, लेकिन 2-3 आवाज़ें उठीं कि यही था। सब उसे मारने पीटने लगे और थाने ले गए। उसने थानेदार को बताया कि उसने चोरी नहीं की, वो तो इस गली से गुजर रहा था। थानेदार ने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है। उसने अपने शहर का नाम बताया कि वो घर से क्यों भाग आया है, मगर उसे हवालात में बंद कर दिया गया। मुस्तफ़ा को मालूम नहीं था कि थाने से उसके अपने शहर के थाने में उसके मुतालिक चिट्ठी जा रही है, जिनके घर चोरी हुई थी। वो कहते थे कि चोर एक अटैची केस उठाकर ले गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो चोर के पीछे दौड़े तो अटैची केस उसके हाथ में था। मुस्तफ़ा को पकड़ने वालों ने कहा कि उसके हाथ में अटैची केस नहीं था। जब मेरा एएसआई वहां गया तो दिल्ली के इस थानेदार को यकीन हो गया था कि मुस्तफ़ा को इन लोगों ने बेगुनाह पकड़ लिया है। उसने वो गली देखी थी। वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मुस्तफ़ा अटैची केस फेंक देता और अटैची केस का सुराग ना मिलता। थानेदार ने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। उसे एएसआई और अपने चचा दिल्ली से ले आए। इस झटके ने उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया था। अब वो होश और अकल की बातें करने लगा था। मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके सबको छुट्टी दे दी। 3-4 माह बाद पता चला था कि मुस्तफ़ा अपनी बीवी को अपने घर ले आया था, लेकिन अलग मकान में रहता था। इनकी ज़मीन बहुत थी। वो फसल से अपना हिस्सा ले लिया करता था। इसके बाद इस थाने से मेरा तबादला एक और थाने में हो गया। इसलिए मालूम नहीं हो सका कि मुस्तफ़ा और उसकी बीवी की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है।